हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि डायमेंशन क्या होती हैं, डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और डायमेंशन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स के बारे में हमने जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके देखो ताकि इस वीडियो को भी आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। क्योंकि इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंप्लीट डायमेंशन, जो कि बेस है कि डायमेंशन क्या होती हैं और डायमेंशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके यूजेस के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में और डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। ये आपको तभी आ पाएगा जब आपको डायमेंशन अच्छे तरीके से निकालना आता है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब बच्चों को डायमेंशन निकालना आ जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है, भाई इससे होगा क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो मैं आपको पहले बता दूं, पहले समझा दूं, फिर उसके बाद मैं इन चीज़ों को लिखवा भी दूंगा कि डायमेंशन जो है जब आपको निकालना आ जाए तो इससे आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहला यूज इसका ये है कि अगर आपको किसी क्वांटिटी की डायमेंशन पता है तो उसकी यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप डायमेंशन की सहायता से उस यूनिट को आप निकाल सकते हो। देखेंगे इसे हम अभी एग्जाम्पल में। दूसरा, ना सिर्फ आप किसी क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हो बल्कि आप किसी ड्राइव क्वांटिटी, कोई भी ड्राइव क्वांटिटी कैसे किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ये सारी बातें भी आप बता सकते हो। और ना सिर्फ आप यूनिट बता सकते हो, कैसे कोई क्वांटिटी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है ये बता सकते हो, यहाँ तक कि आप डायमेंशन के हेल्प से कोई भी फॉर्मूला चेक कर सकते हो कि आइदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। और ना सिर्फ फॉर्मूला चेक कर सकते हो बल्कि आप एक फॉर्मूले को ड्राइव भी कर सकते हो डायमेंशन के हेल्प से। तो ये मेजर 4 यूजेस हैं जिसको अभी हम देखेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहला, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन अगर आपको निकालनी आती है और पता है, जो कि हमने पहले वीडियो में देखा है इन सब चीज़ों को, तो उसकी यूनिट आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखो, जैसे एरिया का डायमेंशन क्या, L2, बाकी सब 0 है पावर, तो फिर L का क्या होता है मीटर, और L की पावर कितनी 2, तो मीटर का भी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। और वॉल्यूम का L क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। डेंसिटी में क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम नहीं है, तो मास का क्या होता है, मास का होता है केजी, पावर कितनी 1, तो 1। लेंथ का होता है मीटर, पावर कितनी -3, तो -3, तो केजी मीटर पर क्यूब। डिस्टेंस का क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ L है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। फोर्स का क्या होता है केजी मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। वर्क एनर्जी ML2 T-2, M के लिए क्या हो जाएगा केजी, L के लिए क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, टाइम के लिए क्या हो जाएगा T⁻⁻²। मोमेंटम, ओके, मोमेंटम के लिए क्या, मास है तो केजी, लेंथ है मीटर, टाइम है पर सेकेंड। ठीक, आपसे ये भी कह सकता हूं कि अगर आपको यूनिट पता है तो यूनिट के थ्रू आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो। पहले क्या करते थे हम कि यूनिट को रटा करते थे, याद क्या करते थे, लेकिन अगर आपको डायमेंशन पता है तो आसानी से आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमने जो लेना है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वांटिटी कैसे किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं यहां पर सबसे पहला एग्जांपल, फोर्स। आपको पता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, बिल्कुल ML T-2। मतलब फोर्स के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो मास होती है, लेंथ होती है और टाइम होती है। ये किसने बताया, डायमेंशन ने बताया। और ना सिर्फ कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और ये फोर्स उन पर कैसे डिपेंड करता है ये भी बता रहा है। कैसे, देखो, तो फोर्स मास के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स लेंथ के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और टाइम के कैसे है, टाइम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, एक एक करके देखो। अगर मैं पहले की बात करूं तो अगर मास को इंक्रीज करता जाऊं तो फिर फोर्स को क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे, अगर मान लो एक
ईट है 2 kg का, उसको मुझे पहले मंजिल पर फेंकना है तो मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा फेंकते हुए। अगर वही ईट अगर मैं 5 किलो का लूं और उसे मैं फिर से पहले मंजिल पे फेंकूं तो क्या फोर्स उतना ही लगेगा कि बढ़ जाएगा? तो भाई मास बढ़ गया तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेंथ की बात करूं, अगर मुझे एक बॉल को 1 मीटर तक थ्रो करना है, 1 मीटर तक फेंकना है, तो मुझे फोर्स कुछ लगाना पड़ेगा। अगर मैं उस यही बॉल को 2 मीटर तक मुझे फेंकने के लिए कहे, थ्रो करने के लिए कहे, तो क्या करना होगा? मुझे फोर्स ज्यादा लगाना होगा। तो लेंथ बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ गया। टाइम की बात करते हैं। फोर्स टाइम के साथ कैसे रिलेशन में है? इनवर्सली रिलेशन है। अब देखो इसका एग्जांपल कैसे है। मान लो एक कील है, एक कील को मुझे बॉल में डालना है और मैं हैमर से उसे बहुत ही स्लोली स्लोली हिट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो कील बॉल में नहीं जाएगी। क्या गलती कर रहा हूँ मैं? क्या गलती कर रहा हूँ? टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, टाइम ज्यादा ले रहा हूँ स्लोली स्लोली हिट करके, तो फोर्स क्या लग रहा है उसके ऊपर? कम। अब मैंने क्या किया? हैमर लिया और बहुत तेजी से हिट किया। जैसे हिट किया तो टाइम क्या हो गया? कम। फोर्स क्या हो गया? ज्यादा। कील का क्या हुआ? बॉल के अंदर। तो फोर्स टाइम के साथ कैसे रिलेशन में है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपने देखा कि कोई भी क्वांटिटी कैसे किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर और किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, किसने बताया? ये बताया आपके डायमेंशन ने। आगे देखो अब। ओके, अब जो हमें बात करना है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो वो कहेगा कि भाई होमोजेनिटी का मतलब वो रिलेट कर लेगा जल्दी से, क्योंकि वो 10th से पढ़ गया है और 10th में उसने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं इससे रिलेटेड, जैसे होमोलोगस, एनालोगस, तो उसे वो जल्दी से रिलेट करने की कोशिश करेगा। बायो में होता तो हम इसे आसानी से समझ भी लेते कि हाँ चलो होता होगा, लेकिन फिजिक्स में होमोजेनिटी का क्या काम? ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 kg प्लस 2 मीटर है, ऐड करके बताओ कितना होगा? हाँ, तो जाहिर सी बात है बच्चे बोलेंगे भाई इसे ऐड कैसे करें? मैग्नीट्यूड तो ऐड कर देंगे 4, लेकिन 4 के आगे क्या केजी लगाऊं कि मीटर लगाऊं? हाँ, तो एडिशन का सबसे बेसिक रूल यही है कि जब तक उसकी यूनिट एक जैसे नहीं होती हम उसे ऐड नहीं कर पाएंगे। यही चीज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही समझना है आपको। चलो तो इसकी स्टेटमेंट लेते हैं। क्या कहता है इसकी स्टेटमेंट? तो इसकी स्टेटमेंट कहता है, होमोजेनिटी क्या कहता है? इट स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, यहां पे अंडरलाइन करना है आपको किसके ऊपर? ईच टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑन ए बोथ साइड आर द सेम। अब क्या मतलब है? उससे पहले एक वर्ड है यहाँ पर ईच टर्म, बताना क्या होता है। पहला लेता हूं मैं यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देख के बताओ कि कितने टर्म है। पहला 1, ये पूरा 2 और ये पूरा 3, 3 टर्म है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं नहीं, अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो तो ही वो टर्म कहलाता है। बीच में अगर प्लस हो माइनस हो तो वो क्या कर देता है? पूरा एक टर्म बनाता है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो वो टर्म कभी भी नहीं बनाता। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कितने टर्म है इसमें? तो ये रहा हमारे पास 1 2 और इसमें कितने हमारे पास 3। अच्छा, इसके बाद बताना तीसरे में t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन में g, कितने टर्म है इसमें? हाँ, इसमें ये एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, तो कितने टर्म हो गए इसमें? सिर्फ 2 टर्म। अच्छा, एक और ले लेते हैं, फोर्थ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, कितने टर्म है इसमें? इसमें भी 3 टर्म, 1 2 और ये पूरी की पूरी 3। ठीक है, तो कितने टर्म हो गए? 3। क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर इस टर्म की डायमेंशन कुछ है तो वही डायमेंशन इसकी भी होगी और वही डायमेंशन इसकी भी होगी। अगर तीनों की डायमेंशन
जितने भी टर्म है उस इक्वेशन में उन सब की डायमेंशन अगर एक जैसी है तो ये गिवन इक्वेशन या गिवन फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर किसी एक की भी डायमेंशन अलग आई तो ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि टर्म क्या होती हैं, कितने टर्म होते हैं और टर्म कैसे पता करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद अगर आपको, अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप ले सकते हो, सबसे पहला आता है चेक द फॉर्मूला करेक्ट और इनकरेक्ट। आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बता सकते हो कि कोई फॉर्मूला आइदर इट इज करेक्ट और इट इज इनकरेक्ट। लेते हैं सबसे पहला, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखते हैं ये फॉर्मूला सही है कि गलत। कितने टर्म है हमारे यहाँ पर, 3 टर्म है। तो अगर 2 से ज्यादा टर्म हो तो आप टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड और टर्म थर्ड लेके करना, और अगर सिर्फ 2 ही टर्म हो तो LHS और RHS लेके करना। 3 टर्म है तो मैं यहाँ पे आंसर करता हूँ क्या, टर्म फर्स्ट। टर्म फर्स्ट क्या है आपके पास, v। अच्छा, आपको यहाँ पे दिया जाएगा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। अब इसमें टर्म पहला क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है LT-1। नेक्स्ट लेते हैं u, टर्म सेकंड। टर्म सेकंड क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, चाहे फाइनल वेलोसिटी चाहे इनिशियल वेलोसिटी है, तो क्या ये वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT-1। MLT के फॉर्म में लिखूं इसे तो m0 LT-1, इसे लिखूं तो m0 LT-1। अब आगे टर्म थर्ड क्या है, टर्म थर्ड इसमें है AT एक्सेलरेशन और टाइम। तो एक्सेलरेशन का तो होता है LT-2 और टाइम का होता है कैपिटल T। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, ये m तो है ही नहीं तो 0, L वैसे का वैसा ही, T-1। तो क्या इन तीनों टर्म की डायमेंशन एक जैसी है, हाँ बिल्कुल एक जैसी है। तो हम कहेंगे क्या, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एक और ले लेते हैं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर रहेगा, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, U वही इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन। चलो ठीक, तो टाइम। अब टर्म पहले की बात करें, टर्म पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है डायमेंशन m0 L1 T0। टर्म सेकंड की बात करूं तो टर्म सेकंड क्या है हमारे पास, UT, यहां लेता हूं UT। U क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, इनिशियल या फाइनल, क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो वेलोसिटी से मतलब है। T क्या है अपने पास, टाइम। टाइम के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है तो -1 +1 क्या कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, m0 L1 T0। अब लेते हैं टर्म थर्ड, आ जाओ। टर्म थर्ड देखो क्या हमारे पास, हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी डिजिट हो या कोई भी कांस्टेंट हो, वो हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो 1/2 एक डिजिट है तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो क्या होगा सिर्फ हमारे पास, एक्सेलरेशन LT-2 टाइम मल्टीप्लाई T। फिर से देखो बेस सेम है
पावर ऐड होंगी, 2 से 2 गया, क्या बचेगा हमारे पास, m0 l1 और t0। क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल ठीक। तीनों टर्म की डायमेंशन क्या आई, L1 L1 L1, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल दिस फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अच्छा एक ले लेते हैं 2 टर्म वाला। तीसरा एग्जांपल, अगर आपके पास है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल जी, इसमें देखो कितने टर्म है, पता है आपको, पूरा ये एक टर्म और ये पूरा 2 टर्म, दोनों टर्म की डायमेंशन एक जैसी होंगी, तो ये फॉर्मूला करेक्ट, नहीं होगा तो इनकरेक्ट। आ जाओ आंसर लेते हैं, क्या है इसका। पहला 2 ही टर्म है, तो मैंने कहा था वो तो LHS और RHS में हम बातें करेंगे, तो पहला लेते हैं LHS। LHS क्या है, हाँ आपको दिया जाएगा, t क्या है टाइम, L क्या है लेंथ, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो t क्या है टाइम, टाइम की डायमेंशन भाई m0 l0 t1। अब क्या जो RHS है इसका भी डायमेंशन t1 है, चलो देखते हैं RHS में क्या 2 पाई रूट L अपॉन में G। 2 पाई तो कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब आ जाओ रूट में L के लिए क्या होता है भाई, L के लिए तो पता है सिर्फ L की पावर 1, और G के लिए एक्सेलरेशन, अच्छा G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सब भूल जाओ, सब याद रखो क्या हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस पहला है वर्ड क्या एक्सेलरेशन, ये नोन क्वांटिटी है, बाकी सब भूल जाओ, एक्सेलरेशन है ये। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास LT माइनस 2, L से L गया, क्या बचा हमारे पास, अब t की पावर -2 है, ऊपर गया तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2, क्या बचा सिर्फ हमारे पास यहाँ पर m तो है ही नहीं, L भी नहीं है, और t क्या हमारे पास 1, रूट से बाहर निकलते रूट सॉल्व किया तो t की पावर 1। अब LHS भी t की पावर 1, RHS भी t की पावर 1, तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या LHS इक्वल टू RHS एंड दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। चलो बाकी आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको ट्राई करो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी उसका आंसर देने की। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो हमें करना है नेक्स्ट, ओके तो इसके बाद क्या करना है हमें सेकंड, इसके बाद जो सेकंड करना है हमें वो है डायमेंशन एनालिसिस। अब देखो क्या चीज है डायमेंशन एनालिसिस, तो इसको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं कैसे। डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं, डायमेंशन के हेल्प से आप किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो। ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो फिनोमिनन है, इसको हम क्या कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। कैसे करते हैं, चलो इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर, एक बार इसे पढ़ो और देखो कैसे करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब एक ट्रिक देने वाला हूं, आपको सिर्फ इन्हीं 6 स्टेप को फॉलो करना है, बस देखो कैसे। आंसर स्टेप फर्स्ट देखो क्या कहता है। स्टेप फर्स्ट में है कि आपके पास डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन में एक चीज तो पक्का गिवन होगी कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ये, या फाइंड द फॉर्मूला ऑफ उसका, या राइट द रिलेशन बिटवीन देम। तो जिसके बीच में रिलेशन निकालना हो, या जिनका भी रिलेशन निकालना हो, या जिसको भी फाइंड करना हो, क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा पक्का, तो उसको आप सबसे पहले लिखोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है अपने को, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टी। अब कहता है कि ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है नहीं बताया डायरेक्टली कि यूनिवर्सली, तो हमने कहा कि टाइम डिपेंड करता है किस पर, उसमें दिया हुआ है आपको मास पर, दूसरा लेंथ पर, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर।
ठीक है, अब ये है पहला स्टेप जो आपने क्वेश्चन से उठा लिया, बस क्वेश्चन का इतना ही काम था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो आपने आरएचएस में जो भी चीज लिया होगा, जिस पे वो डिपेंड करता होगा, उसकी पावर आपने मान लेनी है ए बी सी या एक्स वाई जेड, आपकी मर्जी। स्टेप फर्स्ट खत्म। अब आते हैं स्टेप सेकंड पे। अब स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड में एज इट इज आपको क्या करना है, इन सब क्वांटिटी को नीचे उतारना है, एज इट इज इन सब क्वांटिटी को नीचे नोट करना है। अब पता है आपको कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है और इक्वल टू आता है तो अपने साथ क्या लेके आता है, एक कांस्टेंट ले लिया हमने, कांस्टेंट, बाकी चीज नो चेंज, वैसे का वैसे ही, जी की पावर सी। अब आ जाओ स्टेप थर्ड। इसमें क्या करना है आपको, सभी की डायमेंशंस नीचे लिखनी है आपको। टी डायमेंशन टाइम की क्या होती है, m0 l0 t1 k क्या है, कांस्टेंट, मैं लिख दूं यहां पर k क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। ये क्या है, मास, तो मास की डायमेंशन भाई m पावर a। लेंथ, लेंथ के लिए होता है l पावर कितनी, अभी ले लेते हैं b। g इसकी होती है l(t-2) एक्सीलरेशन की, और पावर कितनी है इसकी c। आगे बढ़ते हैं, इन सबको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप 4। अब स्टेप 4 में नो चेंज, एज इट इज नीचे लिखना है m0 l0 t1। इसमें देखो एक बार m लिखना है, एक बार l लिखना है और एक बार t, बस। स्टेप 4 में क्या करना है, यहां तो नो चेंज, एज इट इज नीचे लिखना है। इस वाले में क्या करना है आपको, एक बार m, एक बार l और एक बार t। पहले स्टेप में आपने क्या किया, क्वेश्चन में से जिसको भी फाइंड करना है उसको एलएचएस में लिखा, और ये किस किस पर डिपेंड करता है ये दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब इसकी पावर ये हमने माना है, क्वेश्चन का काम यहीं तक था, पावर मान लिया एबीसी या एक्स वाई जेड, ये आपकी मर्जी। स्टेप सेकंड में क्या किया आपने, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, इक्वल टू लगाया और इसके साथ एक कांस्टेंट आया, बाकी चीज नो चेंज एज इट इज। स्टेप थर्ड में क्या किया आपने, सभी क्वांटिटी की डायमेंशंस आपने नीचे यहाँ पर लिख ली। आपको मास की डायमेंशन नीचे, लेंथ की डायमेंशन नीचे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस सिर्फ एक्सेलरेशन की डायमेंशन नीचे लिख ली। स्टेप 4 में क्या करना है, यहाँ पे नो चेंज। इस वाले में क्या करना है, एक बार m, एक बार l और एक बार t लिखना है। अब देखो जरा ऊपर में कितनी बार m है, एक बार, तो सिर्फ इसकी पावर 1। अब देखो l कितनी बार है, l एक बार, तो b। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये पावर इसकी भी होगी और यही पावर इसकी भी होगी, और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो b प्लस सी। अब t की पावर कितनी होगी यहाँ पर, -2c। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड। स्टेप 4 के बाद आपको कंपेयर करना है बोथ साइड। अच्छा, आपको ये पता होगा कि अगर बेस इक्वल टू के दोनों साइड अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल। तो स्टेप 4 में आपको यही करना है। स्टेप 4, मैं स्टेप 4 यहां लिखता हूं। स्टेप 4, अब देखो m की पावर कितनी, आरएचएस में a, एलएचएस में कितनी m की पावर 0, तो यानी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल। तो a निकल के आ गया a इक्वल टू 0। आ जाओ l पे, आरएचएस में l कितना, b प्लस सी, एलएचएस में देखो 0, तो b प्लस सी इक्वल टू 0। चलो अब लेते हैं टाइम की पावर कितनी, -2c आरएचएस में, एलएचएस में कितनी t1, तो हमारे पास आ गया 1। अब यहां से मैं c निकाल सकता हूं, c क्या आ जाएगा हमारे पास, c आ जाएगा हमारे पास -1/2, c निकल गया। अब क्या करना है, c की वैल्यू यहां पे पुट करो और देखो b निकल के आ जाएगा। b कितना आ गया आपके पास, +1/2 है ना, माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस। a तो पता ही है आपको, सिंगल वैल्यू a0, तो क्या आ गया a0, b 1/2 और c कितना आ गया -1/2। अब स्टेप 5 तो जो स्टेप सेकेंड में लिखा है इसको एज इट इज आपको यहाँ पे नोट करना है। t इक्वल टू k m l और g। m की पावर कितनी माने थे हमने, a निकल चुका है हमारे पास 0, l
प्लस का 1/2 आया हमारे पास, जी माइनस का 1/2 आया हमारे पास, ये रहा। लास्ट स्टेप 6, मैंने जैसा कि कहा था 6 स्टेप में इसको खत्म करेंगे। आ जाओ, अब क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला तो आ चुका है, अब इसको जरा सा क्या करते हैं, सजा देते हैं। कैसे, t इक्वल टू जिसकी पावर 0 कोई वैल्यू नहीं, 1 होती है, खत्म, के वैसे के वैसे ही। अच्छा, l की पावर प्लस 1/2 और जिसकी भी पावर 1/2 होती है वो हमेशा रूट में कहलाता है। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे, बिल्कुल ठीक। अब जी की पावर कितनी, -1/2, माइनस है मतलब कि ये डेनोमिनेटर में है और किस में आएगा, ये रूट में, क्योंकि पावर जी है। और क्या मैं इस चीज को t इक्वल टू के रूट एल जी लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया। कैसे, तो पहला आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन से ये नोट करना है क्या फाइंड करना है और ये किस किस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन है काम यहीं तक। आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत भयानक भयानक से क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, बहुत अजीबोगरीब सी लैंग्वेज इसको मिलेगी, लेकिन दो चीजों पे आपको क्या करना है, फोकस, क्या निकालना है और ये किस किस पर डिपेंड करता है, बस खत्म। अब क्वेश्चन साइड में पावर क्या माननी है, एबीसी। सेकंड स्टेप में क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी चीज नो चेंज। स्टेप थर्ड में क्या करना है, सबकी डायमेंशंस आपको नीचे लिख लेनी है। अब कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसकी डायमेंशन हमको मेंशन भी नहीं करनी। स्टेप फोर में क्या करना है, एलएचएस में नो चेंज, आरएचएस में आपको एक बार एम, एक बार एल और एक बार टी लिखना है और देख लेना है ऊपर कितनी बार एम और एल टी है, इसी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड हम करेंगे, जिसमें हम स्टेप 4 में देखेंगे अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है, ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी आपने माना है वो आपका निकल जाएगा। स्टेप 5 में आपको वो जो पावर आपने निकाली है उसको आपको पुट कर देना है। स्टेप 6 में आपको देखना है कि पावर 0 है तो हटा दो, 1/2 है तो रूट में लगा दो उसे, और फाइनली आपका जो फॉर्मूला है ये रेडी हो जाएगा डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। तो ये था डायमेंशन एनालिसिस। अब डायमेंशन एनालिसिस की खास बात तो ये है कि आप किसी भी फॉर्मूले को इससे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशन क्या है कि अब देखो मैं इस फॉर्मूले को कंपेयर करता हूं, कैसे, t इक्वल टू, तो पहला मैं एक फॉर्मूला कंपेयर करता हूं, t इक्वल टू अभी जो हमने निकाला था, ड्राइव किया था, k, ये आपने अभी अभी ड्राइव किया था। सेकेंड एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई एल अपॉन में जी। अब दोनों को देखो और बताओ, के कांस्टेंट है और यहाँ पर 2 पाई है, एक्चुअल फॉर्मूले में 2 पाई है लेकिन हमारे पास सिर्फ के आया है। तो हाँ, डायमेंशन एनालिसिस की सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाता, ठीक है। और दूसरी कमी ये, दूसरी लिमिटेशन ये, पहले तो ये हो गई, और दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि लिमिटेशन क्या है, सेकेंड लिमिटेशन हमारे पास ये है कि जो पावर थी या तो आपने ए बी सी माननी है या आपको क्या मानना है, एक्स वाई जेड। मैक्सिमम पावर हम 3 मान सकते हैं और मिनिमम पावर हम 2 मान सकते हैं। ये क्या है, ये लिमिटेशन है, हम 3 से ज्यादा नहीं मान सकते या 2 से कम नहीं मान सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में जो थर्ड एप्लीकेशन देखना है आपको वो है ये कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट का कन्वर्जन मतलब सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना और एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना। ये कैसे होता है, तो पहले मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। जब मैं ये फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, ये कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में क्या है, सबसे पहले हमने माना कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक। नेक्स्ट अब इसमें N1 N2 U1 U2 क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं, N1 और N2 जो है ये मैग्नीट्यूड्स हैं। मैग्नीट्यूड्स मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं तो ये नंबर्स हैं 1 2 3 डॉट 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 etc, ये नंबर्स होंगे जिनको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। U1 U2 क्या है, तो U1 और U2 जो है ये यूनिट्स होंगी। यहाँ कैसे, तो देखो जरा, N1
और U1 क्या हो सकता है हमारे पास, M1, L1 और T1। इसकी पावर ले लेते हैं A B C ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि मैंने आपसे कहा था यूनिट, और यूनिट अगर ये यूनिट है तो यूनिट की डायमेंशन भी होती है नीचे। N2 एज इट इज डायमेंशन इसकी, तो U2 यहाँ पर होगा हमारे पास M2 L2 और T2। पावर कितनी, वही A B C। अब आ जाओ, यहाँ से फॉर्मूला बनता है पर N1 निकालना है, N1 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर N2 बाकी M2 L2 T2। ये इसके अपॉन में आएगा तो मैं इसके नीचे लिखूंगा M1, इसके नीचे L1 और इसके नीचे T1। अब देखो इसकी भी पावर A, इसकी भी पावर A, तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी A, यहाँ पर A, और L1 L2 इसकी पावर क्या हो जाएगी B, और T2 और T1 की पावर क्या हो जाएगी C। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके N1 का। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो फॉर्मूला किसका, N2 का, तो क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा N1 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर M1, नीचे M2, यहाँ आ जाएगा L1 L2, यहाँ आ जाएगा T1 और नीचे T2। इसकी पावर कितनी आ जाएगी A, इसकी पावर कितनी आ जाएगी B, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी C। नो चेंज। तो ये हमारा बन गया सेकेंड फॉर्मूला। तब कौन सा यूज करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है जब आपको CGS से SI यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तब इस फॉर्मूले का यूज करो। इस फॉर्मूले का यूज करना है जब आपको SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतें आई हो, कुछ प्रॉब्लम आई हो, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझ जाओगे। पहला एग्जांपल लेते हैं, इसका क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 1। अच्छा, जब भी हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं, किसी भी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं, तो पहला वर्ड स्मॉल और सिंबल क्या लेते हैं, कैपिटल। याद रखना, फिजिक्स में नाम लिखते हैं साइंटिस्ट का स्मॉल में, और इसको सिंबल लेते हैं, वो लेते हैं हम कैपिटल वर्ड में। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब डाइन वर्ट इनटू डाइन। अब अक्सर बच्चों को न्यूटन तो पता है कि न्यूटन किसकी SI यूनिट होती है, लेकिन डाइन नहीं पता होता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नोन क्वांटिटी है हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो आंसर देखो, इतना पता है कि भाई न्यूटन जो है वो SI यूनिट होती है फोर्स की, लेकिन डाइन नहीं होती। तो यानी कि आपको SI यूनिट से कन्वर्ट करना है किसमें, CGS यूनिट में। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेकेंड फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्या क्या गिवन है आपके पास। तो क्वांटिटी क्या दे रखी है आपके पास, तो क्वांटिटी दे रखी है आपके पास, बताओ, फोर्स। देखो न्यूटन किसकी SI यूनिट होती है, फोर्स की। तो क्वांटिटी क्या मिल गई आपको, फोर्स। और जैसे ही क्वांटिटी पता चल जाए, वो आपको पता चल जाएगा कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। वहां से आपको या तो जूल को, जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दूं कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो जूल किसकी यूनिट होती है, पता है आपको, वर्क की या एनर्जी की। तो क्वांटिटी तो आपको आइडेंटिफाई करनी आ जाएगी यहाँ से। तो न्यूटन मतलब कि फोर्स, यहाँ पे क्वांटिटी आपको मेंशन है। अब फोर्स की डायमेंशन क्या लिखनी है आपको, यहाँ पे पता है M1 L1 और T-2। जैसे ही क्वांटिटी पता चले, इसकी डायमेंशन इसके सामने में आपको मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो जरा यहाँ पे फॉर्मूले से हमने क्या लिया, N1 आपको गिवन है 1। कैसे, ये रहा, ये N1, ये U1। यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है कितने डाइन में, तो यहाँ हो जाएगा ये N2 और ये हो जाएगा आपका U1। तो N1 गिवन है आपका कितना, 1। मैंने कहा था आपसे कि SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा SI, ये रहा CGS, ये रहा N1 U1, ये रहा N2 U2। अगर भाई CGS होता तो मैं इसको N2 U2 लेता और इसको N1 U1 लेता, लेकिन फिलहाल SI यूनिट तो CGS में जाना है हमें, तो N1 दे रखा है आपको 1। अच्छा, अब जो हम नीचे करने वाले हैं, ये सभी में आपको क्या करना है, एक जैसा करना है, फिक्स करना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है MKS यूनिट और यहाँ पर CGS यूनिट। चलो, यहाँ पर MKS यूनिट में क्या करना है आपको, M1 L1 T1। CGS में क्या करना है, M2 L2 और T2। अब देखो,
एमकेएस में मास को कैसे मेजर करते हैं पता है आपको, 1 केजी, लेंथ को 1 मीटर और टाइम को 1 सेकेंड। आपको सभी में क्या करना है, फिक्स रखना है। सीजीएस में क्या करते हैं, M2 को हम मानते हैं किसके अंदर, M2 को मानते हैं 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और इसको 1 सेकेंड। अब आ जाओ, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, N2 इक्वल टू N1 M1 M2 अब पावर कितनी A, L1 L2 पावर कितनी B, और यहाँ पर T1 T2 पावर कितनी C। यही माना था हमने, ऐसा यूनिट से सीजीएस में बदलने का फॉर्मूला। चलो आगे। अच्छा नेक्स्ट, N1 गिवन है आपको, N2 निकालना है 1, M1 ये रहा M1, L2 T1, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, सभी में एक जैसे ही पुट करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 kg अपॉन में 1 ग्राम। पावर बोलोगे भाई क्या है, पावर क्या पुट करें, तो पावर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखना है क्वांटिटी कौन सी थी, यहाँ फोर्स MLT, यहाँ से मिल जाएगा M की पावर कितनी है 1, तो A है ये, और L की पावर 1 तो ये B है, और ये कितनी आपकी C, और ये कितनी आपकी C, तो C मिल जाएगी आपको यहाँ पर -2, ठीक। और यही चीज आपको यहाँ पुट करना है, A ये रहा, B ये रहा और C ये रहा, A यहाँ, B यहाँ और C यहाँ। तो आ जाओ, A कितना आपके पास 1, B देखो L1 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी 1 1। T1 कितनी है, T1 ये रहा 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड, नो चेंज, पावर कितनी -2। एक बार रिपीट कर देता हूं, जैसे ही आपको पता चल जाए किसको किस में कन्वर्ट करना है, SI या SI यूनिट से CGS में या CGS को SI यूनिट में, तो पहले तो एक फॉर्मूला माइंड में सेटअप हो जाएगा कि भाई ये लगाना है। अब जैसे ही आपको पता चल जाएगी कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, तो लिखो पहले क्वांटिटी, उसका डायमेंशन आगे लिख दो और उसके नीचे लिख दो ABC, पावर तो होगी, देख लो क्या दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है कि N2 दिया हुआ है, उसको मेंशन करो। ये तो फिक्स रखना है आपको, नो चेंज, सभी में आपको यही चीज करनी है, MKS M1 L1 T1 CGS M2 L2 T2, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है, आपको अकॉर्डिंग क्या क्या कन्वर्ट करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये वैल्यू तो यहीं से पुट की है और पावर हमने जो क्वांटिटी थी वहां से लेके पुट की। अब क्या करना है, अब देखो, अब 1 1 कट गया, पावर -2, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, इसको नहीं काट सकता मैं, इसको काट सकता हूँ क्योंकि सेकंड यूनिट सेम है, तो मैंने कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ग्राम को केजी से नहीं कट कर सकता, सेंटीमीटर को मीटर से नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर काटने में ईजी होगा हमारे लिए। तो N2 इक्वल टू 1 kg, पता है आपको 1000 ग्राम, और यहाँ पर 1 ग्राम्स, यहाँ पे पावर कितनी 1, मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, अपॉन में 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी 1। अब देखो इस चीज को कैसे मेंशन कर सकते हैं, तो हम यहां करते हैं N2 इक्वल टू 1 इंटू में ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो क्या बचा हमारे पास 1 0 0 0, 3 0 यहां से, मल्टीप्लाई 2 0, ठीक है। तो N2 आगे निकल गया हमारे पास, भाई N2 क्या है हमारे पास, 10 की पावर 3 और 2 5, ये तो निकालना था हमें। और फाइनली लिख दोगे, क्या लिखोगे कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। ये आपको एक को तो याद ही करना है, एक याद कर लो, दूसरा तो आप क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, बाकी वैल्यू पुट करने का यहाँ से है, ABC आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या कर, बहुत इजी है, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं, उसको करो। कन्वर्ट करना है आपको 1 जूल इंटू अर्ग में, आपको 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना है। अब बताओ यहाँ पर क्वांटिटी कौन सा है,
पता है ना आपको, जूल, जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, या तो वर्क की होती है या एनर्जी की होती है। तो भाई मिल गया हमें, और दोनों की डायमेंशन एक ही होती है, तो चाहे वर्क लिख लो चाहे एनर्जी लिख लो। वर्क डायमेंशन क्या होगी इसकी, m1 L2 टी की पावर -2। वर्क की डायमेंशन क्लियर, यानी कि यहां से आपको ए बी सी मिल जाएगा। ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 2, और सी कितना आ गया -2। तो ए बी सी क्लियर। अब यहाँ पे देख के बताओ कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट को सीजीएस में कि सीजीएस को एसआई यूनिट में। तो देखो जरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसआई यूनिट को सीजीएस में। फिर से आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, वही N2 = N1 वाला। आ जाओ, तो बाकी अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक और चीज दिया हुआ है गिवन, N1 दिया हुआ है कितना 1। फिर से एम के एस सीजीएस मेंशन करो और बाकी चीजें पुट करके आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर, ये से आपको कंप्लीट करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ओके, तो ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब कुछ स्पेशल टाइप की डायमेंशंस हैं जो आपको निकालने के लिए आती हैं। जैसे कि सबसे पहला तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ डायमेंशन। पहला P + A/में V²। दूसरा V - B = nRT। जानते हो इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम वंडर वाली इक्वेशन कहते हैं, जिसके अंदर आपको मेंशन होगा कि P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, और RT क्या है, यूनिवर्सल, अच्छा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R आपको दिया जाएगा गैस कांस्टेंट, T टाइम नहीं टेम्परेचर है ये, और आपसे कहेगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ए और बी की आपको डायमेंशन निकालने के लिए कहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है आपको इसको। जहां पर P + AY/V², जहां भी प्लस और माइनस हो वहां पर क्या करना है, आपको इक्वल का साइन लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, P = A/में V²। अब देखो इसके आगे क्या करना है, आपको ए का डायमेंशन निकालना है, तो ए एज इट इज P × में V²। P क्या था, तो भाई P दे रखा है प्रेशर। अब प्रेशर का पता है आपको डायमेंशन क्या होता है, नहीं पता तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, क्या, फोर्स अपॉन में एरिया। तो M L-1 और T -2। V क्या है पता है आपको, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होते हैं यहाँ पर, L⁻3। अब देखो मिल गया डायमेंशन ए का, क्या हो जाएगा, M L-1 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 3 और T⁻²। तो ए आ गया आपके पास कितना, M L ± तो 2 T-2। ठीक, अब आ जाओ वहीं पर आपको क्या करना है, बी की डायमेंशन निकालनी है। तो V = क्या हो जाएगा, B। तो V = B। B क्या है आपके पास, वॉल्यूम, तो आ गया ना डायमेंशन V का। B की डायमेंशन आ गई क्या, M0 L3 T⁻0। कंप्लीट यहाँ पर। तो क्या करना है आपको, जहां प्लस और जहां माइनस दिखे बस वहां पे आपको इक्वल का साइन लगाना है, बाकी डायमेंशंस आपको एज इट इज निकलते हुए आ जाएंगे। अच्छा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या कहता है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ये आप ट्राई करो क्या कैसे करना है इसे ट्राई। तो P = A - T² में XB या BX। अब क्या करना है आपको, यहां से दे रखा है आपको कि T क्या है, T जो है वो टाइम है, X क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फाइंड डायमेंशन ऑफ A/B। A/B, या हो सकता है आपको पहला मान लो ये दे दे और सेकंड आपसे कहे कि A × में B, इनकी डायमेंशन निकालो। कर दोगे, क्या करना है आपको यहाँ पर, सिंपल, पहले A = देखो A = T², जहां भी प्लस माइनस वहां पे इक्वल का साइन लगाना है। तो A की डायमेंशन तो आ गई, M0 L0
T2 ए कंप्लीट। अब देखते हैं भाई Bx। अब क्या करना है, यहाँ पे अक्सर बच्चों को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है, कुछ नहीं करना। अब P इक्वल टू, अच्छा P दे रखा है आपको, क्या है, प्रेशर। अब P क्या कर, इक्वल टू, अच्छा इन दोनों में से एक का डायमेंशन लेना है क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा T2 अपॉन में Bx। P और x कितना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की होती है L की पावर 1। आ जाओ, तो B को यहाँ, P को यहाँ, तो B इक्वल टू T की पावर 2, प्रेशर बताया था M L1 T माइनस 2, तो M L माइनस 1 और T माइनस 2 इंटू L की पावर 1। अब देखो जरा यहाँ पे क्या करना है, L से तो L गया, बचा क्या आपका M T की पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो आगे B का डायमेंशन B इक्वल टू M की पावर माइनस 1, T की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में, एक तो प्लस पहले का है, एक नीचे से आएगा, तो ये रहा, तो B आ गया आपके पास M की पावर माइनस 1 और T की पावर 2। MLT के फॉर्म में कैसे मेंशन करोगे, तो B इक्वल टू M माइनस 1 L0 T की पावर, ठीक है। तो बाकी और क्वेश्चंस हैं, आप अपने एनसीईआरटी से ट्राई करो। ओके, तो एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आपके तो मुझे कमेंट करके बताओ, और बाकी चीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।